हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस प्रैक्टिस सेट पर। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, तो आप सभी तैयार हो जाइए। इसके अंदर देखिए कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। और सबसे पहले सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो देखिए, अब आपको बता दूं मैं कैसे सॉल्व करें। आप इस पेपर को देखिए, इसके अंदर 100 क्वेश्चन है। तो आप एक सीट लेकर बैठे, एक पेपर या कोई भी नोट बुक लेकर बैठे। और उसके अंदर देखिए आप क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जब भी नंबर डाल लीजिए, जैसे 1 से 100 तक। अभी तो आपका इतना टाइम नहीं होगा, तो आप डालते जाइएगा नंबर। और फिर आपको जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट का आंसर आपको लगता है, आपने सोचा कि भैया मुझे लगता है कि इसका आंसर बी होगा, तो आप उसमें लिख लीजिए बी। और अब मान लीजिए हमने उसका आंसर बताया सी, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, उसे क्रॉस कर लो। अब मान लीजिए आपका सही हो जाता है, तो आप इसे 1 के सामने लिख लिया करो सही। इस तरह के पैटर्न पर आप पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। और बाद में मार्क्स काउंट करेंगे आप कि आपके मार्क्स कितने आए। और फिर आपके जितने भी मार्क्स आए आप हमें क्या करेंगे, आप हमें बताएंगे। ठीक है, आप मुझे क्या कर देंगे, व्हाट्सएप कर देना आप। ठीक है, ताकि अगर आपके मार्क्स का मतलब मुझे लगता है कि अगर अभी कम आए तो मैं आपको ज़रूर गाइड करने के लिए कॉल करूंगा। तो ठीक है, आप सभी तैयार हो जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है आपका। सभी को एक बार वंस अगेन फिर बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ मैं, और तैयार हो जाइए। चलिए तो शुरू करते हैं अब हमारा प्रैक्टिस सेट। सभी को एक बार फिर से मैं वो यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलिए आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे बात कर रहा हूँ मैं। चलिए, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, प्रोफेसर स्टेंटन है, प्रोफेसर पिगू है, प्रोफेसर हेने, या इनमें से कोई नहीं है। अब मैं सेकंड बार देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे बात कर रहा हूँ मैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि जब सेकंड बार मैं आंसर पढ़ूंगा तब उसका, सेकंड बार क्वेश्चन पढ़ूंगा तब उसका आंसर बता दूंगा। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए क्या बोल रहा है कि फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो अब देखिए, प्रोफेसर स्टेंटन, प्रोफेसर पिगू, प्रोफेसर हेने, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो इसका आंसर है, अब आपने सॉल्व कर लिया होगा, आपको प्रॉपर टाइम मिल चुका है। तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर स्टेंटन। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। आपको अभी क्या करना है, आप ये भी देखते चलिएगा कि आपके कितने सही हैं। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक प्रोफेसर स्टेंटन। अब चलिए, अब थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे हम। आपको समझ में आ गई प्रोसेस पूरी। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर रहा हूँ। विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे। विपणन मतलब मार्केटिंग की जो पुरानी विचारधारा, उसके समर्थक कौन थे। प्रोफेसर पाइल थे, टाउसले थे, क्लार्क एवं क्लार्क थे, या उपरोक्त सभी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए, विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक थे। अब मैं इसका उत्तर बताऊंगा, आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। मतलब जो पुरानी विचारधारा का कौन को समर्थन करते थे, तो पाइल भी करते थे, टाउसले भी करते थे, क्लार्क एवं क्लार्क भी इस विचारधारा के समर्थक थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य होता है। कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल का विकास करना, सूचना को प्रसारित करना, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना, या उपरोक्त सभी। देखिए मतलब अगर कोई कर्मचारी, उसको अगर आपने प्रशिक्षण दिया है तो उस प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं इसका उत्तर बताऊंगा। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। उनको एक तो उनको वर्किंग नॉलेज भी देते हैं, और उनमें स्किल का डेवलपमेंट करते हैं, और उनको इन्फॉर्मेशन भी बहुत देते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो कार्य क्षमता होती है उसमें वृद्धि करना, ये सभी प्रशिक्षण के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएंगे। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, पूछा जा सकता है, कई एग्जाम में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट विश्लेषण का संक्षिप्त नाम क्या है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो शॉर्ट एनालिसिस होता है उसका संक्षिप्त में नाम क्या होता है। ऑप्शन ए है आलस्य, कार्य, आशावादिता, प्रशिक्षण। बी है शक्ति, कमजोरी, अवसर, भय, पर्यवेक्षक, कार्य, अवसर, भय, पर्यवेक्षक, कमजोरी, अवसर, भय। ठीक है, शॉर्ट आपने सॉल्व कर लिया होगा। शॉर्ट एनालिसिस का संक्षिप्त नाम आपसे पूछ रहा है, तो देखिए शॉर्ट एनालिसिस का सही उत्तर है शक्ति, कमजोरी, अवसर, भय। शॉर्ट मतलब स्ट्रेंथ, मतलब आपकी ताकत या शक्ति। डब्लू मतलब वीकनेस, मतलब कमजोरी। ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। और थ्रेट मतलब भय या डर। ठीक है, तो आपको इसका सही उत्तर हो गया बता दिया मैंने इस क्वेश्चन को। फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आईएमपी लगाएंगे। आईएमपी में क्यों बताता चल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए। क्वेश्चन 5 पे बात कर रहा हूँ मैं।
आईएमएफ को आग बुझाने वाले इंजन की संख्या दी है, जैकोबसन ने दी है, हेबलर ने दी है, मार्शल ने दी है, किन्स ने दी है। किसको? आईएमएफ को। अंतरराष्ट्रीय ये संगठन होता है, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठन आईएमएफ, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बोल रहा है कि आईएमएफ को आग बुझाने वाले इंजन की संख्या किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर रहा हूं। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, इसका सही उत्तर है जैकोबसन ने। देखिए जब मैं मार्कर करता हूँ उसके बाद मैं उत्तर बता देता हूँ, तो आपके पास तब तक टाइम रहता है, और अगर आप तब तक सॉल्व नहीं कर पाए तो आप क्या करें, वीडियो को रोक लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर रहा हूं मैं। निम्नलिखित में से डब्ल्यूटीओ के कार्य कौन से हैं? देखिए क्या कार्य कौन से हैं ये पूछ रहा है आपको, डब्ल्यूटीओ के कार्य आपको बताने हैं। व्यापार समझौते के लिए मंच प्रदान करता है, डब्ल्यूटीओ के कार्य को लागू करना, सदस्यों के परस्पर विवादों का निपटारा करना, भूमंडलीय आर्थिक नीतियों के निर्माण में आईएमएफ और आईबीआरडी के साथ समन्वय करना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो ऑप्शन जो ए है वो बोलता है 1 2 3 ठीक है, मतलब वो बोलता है कि ये 3 ठीक है, बी बोलता है चारों ठीक है, सी बोलता है 1 ठीक है और 3 ठीक है, फोर्थ बोलता है 2 ठीक है और 4 ठीक है। अब आप लोगों को पूरा क्वेश्चन भी रीड करने का टाइम मिल गया, तो आपको क्या बोलना, डब्ल्यूटीओ के कार्य कौन से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर रहा हूँ, सॉल्व कर लिया होगा आपने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 2 3 4, मतलब देखिए व्यापार समझौतों के लिए मंच प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है। डब्ल्यूटीओ करार को लागू करता है, जो डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उस करार का ये क्या करता है, लागू करता है। और जो भी आपस में सदस्य जो भी देश होते हैं डब्ल्यूटीओ के, उसके अगर मध्य में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को क्या करता है, निपटाता है। और साथ ही साथ भूमंडलिक जो आर्थिक नीतियाँ होती हैं निर्माण में आईएमएफ और आईबीआरडी के साथ ये क्या करता है, समन्वय करता है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और हम मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे वहाँ इन्हें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया, इस क्वेश्चन को फिर आप क्या करेंगे, आईएमपी लगा लीजिए। सबसे पहले 1 जनवरी 1985 को, 1 जनवरी 1990 को, 1 जनवरी 1995 को और 1 जनवरी 1998 को। क्या बोल रहा है, जो विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया, आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है विश्व व्यापार संगठन जो डब्ल्यूटीओ, इसका गठन 1 जनवरी 1995 को किया गया। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है, जो विश्व बैंक होता है, जो वर्ल्ड बैंक होता है, वो कितनी संस्थाओं का समूह है, 3 का है, 5 का है, 7 का है, 8 का है। आईएमपी लगाइए इस क्वेश्चन को, आपने सॉल्व कर लिया होगा अभी तक। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए जो विश्व बैंक है 5 संस्थाओं का समूह है। चलिए बात कर लेते हैं, आप सभी सॉल्व कर रहे होंगे मेरे साथ साथ। कितने मार्क्स आए जरूर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं बात कर रहा हूँ। व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है क्योंकि इससे व्यावसायिक जटिलता का ज्ञान हो जाता है, निश्चितताओं एवं जोखिमों का आकलन होता है, व्यावसायिक घटकों के पारस्परिक प्रभावों की जानकारी होती है। और डी ऑप्शन ने उपरोक्त सभी। क्या बोल रहा है कि जो व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है क्योंकि इससे, क्वेश्चन 9 पे बात कर रहा हूँ, आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। इससे व्यावसायिक जो जटिलता है उसका भी ज्ञान हो जाता है, कोई जोखिम वगैरह होती है उसका भी हम असेसमेंट कर लेते हैं, और जो भी मतलब पारस्परिक जो प्रभाव होते हैं उसकी भी हमको, व्यावसायिक घटकों के जो पारस्परिक प्रभाव होते हैं उसकी भी हमको जानकारी होती है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात कर रहा हूं मैं। कर नीति किस नीति का अंग है, राजकोषीय नीति का, मौद्रिक नीति का, उपयुक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 10, कर नीति किस नीति का अंग है, आईएमपी क्वेश्चन है लगा लीजिए। तो ये कर नीति जो होती है राजकोषीय नीति का अंग है। इस क्वेश्चन को आपको फिर आईएमपी लगाना है, पूछे जाते हैं ये प्रश्न। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम देश के किस प्रदेश में या राज्य में लागू नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट टाइम पे लगा लेना इस क्वेश्चन को। नागालैंड के अंदर, जम्मू एवं कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 11 की जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो देश के किस राज्य में या प्रदेश में लागू नहीं है।
आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन 11 पे बात कर रहा हूं मैं, तो इसका सही उत्तर जम्मू और कश्मीर में यह एक्ट लागू नहीं है। क्वेश्चन 12 पे बात कर रहा हूं मैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में किस क्षेत्र की विकास गति सर्वाधिक, मतलब कौन सा क्षेत्र है जिसकी विकास गति सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज्यादा उसका डेवलपमेंट हो रहा है, सर्वाधिक विकास गति वाला क्षेत्र पूछ रहे हैं। क्या कृषि क्षेत्र है, या विनिर्माण क्षेत्र है मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाला क्षेत्र है, या सेवाएं मतलब सर्विस सेक्टर है। ए ऑप्शन एग्रीकल्चर था, या आपको लगता है कि कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो सर्वाधिक गति वाला है। क्वेश्चन 12, भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में किस क्षेत्र की विकास गति सर्वाधिक है। आईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो देखिए सर्विस क्षेत्र अभी सबसे ज्यादा डेवलप है। इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, आईएमपी लगाना है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आईएमपी लगा लीजिए, मोस्ट आईएमपी लगाएंगे आप। चलिए अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। वेल्थ ऑफ नेशंस कृति के लेखक हैं। देखिए क्या बोल रहा है, जो वेल्थ ऑफ नेशन कृति है उसके लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशंस कृति के लेखक है हेनरी फेयोल है, एडम स्मिथ है, थियो हेमन है, या इनमें से कोई नहीं है। वेल्थ ऑफ नेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कृति के लेखक कौन है, क्वेश्चन 13 पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो देखिए वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक है एडम स्मिथ। क्वेश्चन 14 पे बात कर रहा हूं मैं अब। क्वेश्चन 14, श्रम विभाजन शब्द का प्रयोग किया है, एडम स्मिथ ने किया था, थियो हेमन ने किया था, हेनरी फेयोल ने किया था, या इनमें से किसी ने नहीं किया था। क्वेश्चन 14 पे बात हो रही है श्रम विभाजन जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया है। क्वेश्चन 14, तो देखिए जो श्रम विभाजन शब्द है उसका प्रयोग एडम स्मिथ ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। आप मेरे साथ ही साथ सॉल्व कर रहे होंगे। और भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कहाँ गठित किया गया था, जो मतलब फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था वो कहाँ पर गठित, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज क्या पूछ रहा है आपसे कि भैया फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज कहाँ गठित किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, जब हम मैनेजमेंट डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है वो भी बताऊंगा, मतलब प्राथमिक बाजार क्या होते हैं, द्वितीय बाजार क्या होते हैं, मुद्रा बाजार क्या होता है, पूंजी बाजार क्या होता है, वहाँ पूरी बात करेंगे हम। स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं। तो भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कहाँ गठित किया गया था, कलकत्ता में, बम्बई में, दिल्ली में, मद्रास में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे बात कर रहा हूँ, तो इसका सही उत्तर है कि जो प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है वो मुंबई या बम्बई में गठित किया गया था। बात कर लेते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी बात ध्यान में रखना है कि ये ना कब गठित किया गया था। ठीक है, कब गठित किया गया था ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में अंदर कितने स्टॉक एक्सचेंज, जब मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा तो आप तो सबको आपको मैं बता ही दूंगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने केवल और केवल प्रैक्टिस सेट बाय करे, तो वो आप फिर खुद से ये जरूर पढ़ें कि एक तो कब गठित किया गया था ये, वर्तमान में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है ये, और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जो विश्व में होते हैं स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि जो जैसे कि जापान में स्टॉक एक्सचेंज है उसका क्या नाम है, जो अपना क्या नाम अमेरिका के अंदर स्टॉक एक्सचेंज है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो अमेरिका का पूछा जाता है, एक जापान का पूछा जाता है, और एक सिंगापुर का पूछा जाता है। ये तीन ही जगह के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इनके तो नाम याद रखना ही है कि जापान को क्या बोलते हैं, सिंगापुर को क्या का स्टॉक एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, और जो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है उसको क्या बोलते हैं। भारत का जो पहला स्टॉक एक्सचेंज था वो कब गठित किया, वर्तमान में कितने स्टॉक एक्सचेंज है, और कौन सा स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से काम करता है, और ये आपसे पूछते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए प्रबंध है, तो क्या है प्रबंध, एक कला है, एक विज्ञान है। कला और विज्ञान दोनों ही है, ना तो ये कला है ना तो ये विज्ञान है। जो मैनेजमेंट है वो क्या है, क्वेश्चन 16 पे बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट क्या है, आपने सॉल्व कर लिया होगा, प्रॉपर टाइम मिल गया है। तो देखिए जो मैनेजमेंट है ये कला और विज्ञान दोनों ही है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए बैंकों पे एक वीडियो आ चुका है, वहां पर मैं पूरा डिटेल में आपसे बात भी कर चुका हूं। बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है व्यक्तियों को कानूनी सलाह देना, समाज में सहयोग की भावना को जागृत करना, कृषि का विकास करना, या साख का निर्माण करना।
बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो देखिए जो बैंक है उनका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, व्यक्तियों को कानूनी सलाह देते हैं, मतलब लीगल कंसल्टेंट का काम करते हैं, या क्या लोगों में ना सहयोग की भावना को जागृत करते हैं, या ये जो कृषि है उसका डेवलपमेंट करते हैं, या साख का निर्माण करते हैं, मतलब जो सिक्योरिटीज वगैरह होती है उसका ये सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। बैंकों का महत्वपूर्ण कार्य। क्वेश्चन नंबर 17, तो देखिए इसका सही उत्तर है ये साख का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने केवल प्रैक्टिस सेट बाय किया, तो मैं उन्हें बता दूं कि आपको क्या पढ़ना है। एक तो बैंक है, तो देखिए बैंक है कब इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, आरबीआई कब बना। जो स्टूडेंट है जिन्होंने फुल कॉम्बो पे लिया उन्हें तो मैं सब पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट है वो आप नोट कर ले क्या क्या पढ़ना है आपको। एक तो बैंक है, तो बैंक के अंदर कब आरबीआई कब बना, इंपीरियल बैंक क्या है, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई एक्ट कौन सा है, एसबीआई कब बना। ठीक है, और साथ ही साथ एक और शब्द आपको पढ़ना है जो अभी पढ़ाने से रह गया, मैं आपको पढ़ा दूंगा। एक राष्ट्रीयकरण कब हुआ और कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, ये आपको पूरा की पूरा याद रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको वर्तमान में जो पेमेंट बैंक होती है वो भी याद रखना है, ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए स्मॉल बैंक कौन सी है, पेमेंट बैंक कौन सी है, ये भी थोड़ा सा पढ़ के रखना है। बंधन बैंक क्या है, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे बात कर रहे हैं अब हम। एक वर्ष तक की अवधि के लिए ऋण होता है, दीर्घकालीन ऋण कहलाते हैं, अल्पकालीन ऋण कहलाते हैं, मध्यमकालीन ऋण कहलाते हैं, या मांग ऋण कहलाते हैं। क्वेश्चन 18, एक वर्ष की अवधि के लिए जो ऋण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन 18 पे बात करो, जो एक वर्ष की अवधि के लिए होते हैं उन्हें अल्पकालीन ऋण कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है, जो केंद्रीय बैंक होती है उसे, या सरकारी बैंक को, या केंद्रीय बैंक को, या यहाँ पे केंद्र सरकार लिखा है, या उपरोक्त सभी को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 19 बोल रहा है कि जो अंतिम ऋणदाता है वो किसे कहा जाता है। अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है, क्वेश्चन 19 IMP मार्क कीजिए। तो जो अंतिम ऋणदाता होता है वो केंद्रीय सरकार को कहा जाता है, केंद्रीय बैंक को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो अंतिम ऋणदाता है किस बैंक को कहा जाता है, तो केंद्रीय बैंक को या सेंट्रल बैंक को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 20 पे। अंतरराष्ट्रीय करेंसी के राष्ट्रीय कोष का रक्षक कौन होता है, केंद्र सरकार होती है, विश्व बैंक होता है, राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, या केंद्रीय बैंक होता है। क्वेश्चन में 20 पे बात कर रहा हूँ कि जो अंतरराष्ट्रीय करेंसी के राष्ट्रीय कोष का रक्षक कौन होता है। क्वेश्चन 20, तो देखिए जो अंतरराष्ट्रीय करेंसी के राष्ट्रीय कोष का रक्षक है वो केंद्रीय बैंक होता है। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे बात कर रहे हैं अब हम। निदेशन में सम्मिलित है मार्गदर्शन एवं सजा, केवल कार्यों से निपटाना, अभिप्रेरण, नेतृत्व तथा पर्यवेक्षण, कार्य आवंटन। क्वेश्चन 21 पे बात कर रहा हूं मैं कि निदेशन में सम्मिलित है। क्वेश्चन 21 पे बात कर रहा हूं, तो देखिए जो निदेशन है इसके अंदर जो अभिप्रेरण है, नेतृत्व और पर्यवेक्षण ये सभी सम्मिलित होता है, तो ये इसका सही उत्तर है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन 22, सेवा कर्मचारी से के जो कार्य से क्या आशा है आपको, संगठन के उन तत्वों से जो सलाह और सेवा प्रदान करते हैं, प्रबंधकीय कार्य के उस अंश से जो एक प्रबंधक आदेश श्रृंखला के बाहर किसी को आवंटित करता है, उस सलाह से है जो कार्य अधिकार से भिन्न है, या आपको लगता है कि उपयुक्त सभी, जो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। चारों ऑप्शन आपने रीड कर लिए होंगे। क्वेश्चन 22 पर, सेवा कर्मचारी के जो कार्य उससे क्या आशा है, वो संगठन के उन तत्वों से जो सलाह और सेवा प्रदान करते हैं, प्रबंधकीय कार्य के उस अंश से जो प्रबंधक आदेश श्रृंखला के बाहर किसी को आवंटित करता है, उस कार्य से जो अधिकार कार्य से भी नहीं, या आपको लगता है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 22 से बात करूँ, सेवा कर्मचारी से आशा है, तो देखिए जो इसका उत्तर है ये है प्रबंधकीय कार्य के उस अंश से है जो एक प्रबंधक आदेश श्रृंखला के बाहर किसी को आवंटित करता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डी सुब्बाराव, वाई वी रेड्डी, सी रंगराजन, एच.एस. वर्मा। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे।
जो 14वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी थे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। फिक्की है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आप देखेंगे, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ ये आप देख लेंगे, ठीक है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है ये आप देखेंगे। फुल फॉर्म, ईयर, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जैसे 1927 का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, और साथ ही साथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ये 3 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये फिक्की, कॉमर्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। बैंकिंग के एग्जाम में बहुत बार फिक्की से क्वेश्चन आता है। तो कौन फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? सावित्री जिंदल, नैना किदवई, चंदा कोचर या उक्त में से कोई नहीं। कौन फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी या पहली चुनी गई थी? क्वेश्चन 24 में मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए नैना किदवई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन 25 बोलता है कि राष्ट्रीयकरण से क्या अभिप्राय है? उद्योगों को राष्ट्र के नाम से समर्पित कर देना, उद्योग को राष्ट्रपति की संपत्ति बना देना, निजी उद्योग की पूंजी का स्वामित्व तथा संचालन सरकार द्वारा अपने हाथों में ले लेना, या आपको लगता है उपरोक्त सभी। राष्ट्रीयकरण से क्या अभिप्राय? क्वेश्चन 25 पे बात कर रहा हूं। तो चलिए अब मैं इसका उत्तर बता रहा हूं, आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से रह जाए तो आप क्या करें, वीडियो को रोक लें और सॉल्व करें, पर क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करें क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपका है, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन 25 राष्ट्रीयकरण से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर है निजी उद्योग की पूंजी का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा अपने हाथों में ले लेना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे बात कर रहा हूँ। एकाकी स्वामित्व से क्या आशा है? एक व्यक्ति द्वारा निर्णय ले लेना, एक व्यक्ति द्वारा लाभ कमाना, एक व्यक्ति द्वारा आर्थिक क्रियाओं का संचालन करना, एक व्यक्ति द्वारा आर्थिक क्रियाओं का प्रबंधन, संचालन, नियंत्रण एवं लाभ हानि का दायित्व। क्वेश्चन नंबर 26 एकाकी स्वामित्व जो होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकाकी स्वामित्व, इसे आप IMP लगाएंगे, ठीक है भैया। जो एकाकी स्वामित्व से क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 26 में मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए एकाकी स्वामित्व मतलब जहां एक व्यक्ति होता है, तो बिल्कुल सभी में एक व्यक्ति लिखा, तो एक व्यक्ति द्वारा आर्थिक क्रियाओं का प्रबंधन भी करता है, संचालन भी करता है, नियंत्रण भी करता है। एक इंपॉर्टेंट बात क्या, सभी लाभ भी उसके ही होते हैं, सभी हानि के लिए भी वो खुद ही उत्तरदायित्व होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 27 IMP क्वेश्चन, IMP लगाएंगे आप इसे। जंगली युग का प्रतीक माना जाता है साझेदारी को, एकाकी स्वामित्व को, कंपनी को, या उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। जंगली युग का प्रतीक माना जाता है। देखिए जो जंगली युग है उसका प्रतीक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है एकाकी स्वामित्व को। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, एकाकी स्वामित्व होता है, उसे जंगली युग का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे बात कर रहे हैं। बीमा का प्रमुख सिद्धांत है, सहकारिता का सिद्धांत है, संभाविता का सिद्धांत है, और वह दोनों है। और डी ऑप्शन आपको लगता है कोई नहीं। क्वेश्चन 28 बीमा का प्रमुख सिद्धांत है तो वो क्या है? क्वेश्चन 28 पे बात कर रहा हूँ। तो सहकारिता का भी सिद्धांत है, संभाविता का भी सिद्धांत है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर अब हम बात करेंगे 29 पर। चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन इसे लगाएंगे आप सबसे पहले। तो EPZ का पूरा नाम क्या? निर्यात संवर्धन पूंजीगत योजना, निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र, आयात प्रतिस्थापन, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 29 में मैं बात कर रहा हूं आपसे। EPZ का पूरा नाम क्या है? आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब मैं इसका उत्तर बताता हूं। EPZ का पूरा नाम है निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन अगले पे, क्वेश्चन नंबर 30 पर। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, वॉशिंगटन DC में, जिनेवा में। देखिए WTO, IMF ये जितने भी हैं ये मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारे के सारे एक ही जगह मिल जाएंगे। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए WTO का जो मुख्यालय है
वाई वर्ल्ड, इसका फुल फॉर्म WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अब आपसे इसका मुख्यालय पूछ रहा है, वो आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए जो WTO का मुख्यालय है वो जेनेवा में है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन 31 पे बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन 31 बात कर रहा है कि भारत में क्रिसिल की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि भारत में क्रिसिल की स्थापना कब हुई थी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जब वहाँ तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट होता है क्रिसिल क्या करता है, ये सब वहाँ बात करूंगा मैं। भारत में क्रिसिल की स्थापना कब की गई थी। 92 में की गई थी, 1963 में की गई थी, 1976 में की गई थी, 1987 में की गई थी। भारत में क्रिसिल की स्थापना 31 नंबर क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए भारत में क्रिसिल की जो स्थापना की गई थी वो 1987 में की गई थी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 32 पे बात कर रहा हूँ मैं। पर्यावरण संरक्षण क्या है। पर्यावरणीय प्रदूषण दुष्प्रभाव से लड़ने की योजना है। वनों को ही कटान से रोकना, वनों की हो रही जो कटान हो रही है उसे रोकना, भूमि कटाव को रोकना या कल कारखानों में कमी लाना। क्वेश्चन नंबर 32 पे बात कर रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण क्या है। पर्यावरण का जो संरक्षण कर रहे हैं आप वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 पे बात कर रहा हूँ। तो देखिए जो पर्यावरणीय दुष्प्रभाव है, प्रदूषण है, इनके दुष्प्रभाव से जो लड़ने की योजना है यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 33 पे बात करेंगे हम। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। किम्बाल ने किया था, टेलन ने किया था, फेयोल ने किया था, गेंट ने किया था। IMP क्वेश्चन लगाइए सबसे पहले तो इसको आप। तैतीस पे बात कर रहा हूँ। वैज्ञानिक प्रबंध की जो विचारधारा इसका प्रतिपादन किसने किया था। क्वेश्चन 33 पे बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, सोल्व कर लिया होगा आपने तो टेलर ने, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 34 पे बात कर रहा हूँ मैं। जो प्रबंधकीय कार्य होते हैं, नियोजन होता है, संगठन होता है, स्टाफिंग होता है या उपरोक्त सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे बात कर रहा हूँ। जो प्रबंधकीय कार्य होते हैं, क्वेश्चन 34, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक है, नई विधि है, एक पुरानी विधि है, एक देसी विधि है, एक सामाजिक विधि है। देखिए जो अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग होती है ये क्या है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है, तो ये कैसी विधि है, ये एक पुरानी विधि है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा, जो कंपनी से रिलेटेड कुछ मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, तब वहां पर जरूर डिटेल में बात करूंगा मैं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। अभी बस इतना समझ लीजिए कि जब देखिए कंपनी होती है तो उसके जो अंदर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है या एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो बाहर नहीं जानी चाहिए, जैसे मान लीजिए कंपनी है, कंपनी अब कल शेयर इशू करने वाली है, तो ये कंपनी को में किसको पता रहेगा, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उन्हें पता होता है। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ये क्या करते हैं, जो इनके रिलेटिव होते हैं या इनके जो संबंधित व्यक्ति होते हैं, ये उन्हें वो बता देते हैं कि भैया कल कंपनी शेयर इशू करेगी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन ये उन्हें दे देते हैं। तो इसे कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग, जो कि कंपनी एक्ट के अनुसार पूरी तरह गलत है और इसके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान भी है, वो सब मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 पे बात करो। इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से, घुड़दौड़ से, करारोपण से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से है। इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग ये जो संबंधित है ये शेयर बाजार से है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। सेबी क्या है, पूरा की पूरा पढ़ डालना। सेबी ये इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट हैं हमसे जुड़े हुए सभी को ये मैं बता रहा हूँ। आप भले आपने प्रैक्टिस सेट खरीदा, कोई वो नहीं है, लेकिन आपको सेबी पूरा पढ़ना है। सेबी क्या है, एक संवैधानिक संस्था होती है, एक संवैधानिक संस्था, एक सांविधिक संस्था, एक परामर्शदात्री संस्था, एक गैर संवैधानिक संस्था है। देखिए जो सेबी है वो किस तरह की संस्था है, तो देखिए जो सेबी है ये गैर संवैधानिक संस्था है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कार्य और कर्मचारी का प्रबंध ही मानव संसाधन प्रबंध है। यह कथन है पीटर एफ डगर का, मॉरिस डब्ल्यू कनिंग का, थॉमस जी स्पेटस का, या इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन 38 पे बात कर रहा हूँ। कार्य और कर्मचारी का प्रबंध ही मानव संसाधन का प्रबंध है, ये कथन किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर में आपसे 38 पे बात कर रहा हूँ। एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखिए जो मानव संसाधन है यहाँ से ह्यूमन रिसोर्सेज जिसे कहा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। मानव संसाधन से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए कार्य और कर्मचारी का प्रबंध ही मानव संसाधन का प्रबंध है, तो यह किसने कहा था? तो ये पीटर एफ डगर ने कहा था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, इसे आप आईएमपी मार्क करेंगे। ठीक है, इसे आप आईएमपी लगा लीजिए। गुणवत्ता चेतना का मतलब क्या है? सुधार के लिए एक अवसर। गुणवत्ता चेतना का मतलब है सुधार के लिए एक अवसर, बाजार के लिए एक अवसर है, लाभ के लिए एक अवसर है, उत्पादन के लिए एक अवसर है। गुणवत्ता चेतना का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 39 पे बात कर रहा हूं। तो देखिए सुधार के लिए एक अवसर, गुणवत्ता चेतना का यह मतलब होता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 में मैं बात कर रहा हूँ, उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ क्या है? देखिए जो उपभोक्ता जागरूकता है, इसका क्या अर्थ है? अधिकार को जानना, उत्तरदायित्व को जानना, अधिकार, उत्तरदायित्व एवं अन्य संबंधित जानकारी को जानना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 पे बात कर रहा हूँ, जो उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, उपभोक्ता जागरूकता का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 40 पे बात कर रहा हूँ। तो देखिए जो आपके अधिकार है, जो आपके उत्तरदायित्व एवं उससे संबंधित की आपको सभी जानकारी होना, अधिकारों के उत्तरदायित्व के, इसे उपभोक्ता जागरूकता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 था ये। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। संगठन का प्रबंध में वही महत्व है जो मानव शरीर का रिक्त स्थान के ढांचे में महत्व होता है, अंगों में, हड्डियों में, हाथों में, या इनमें से कोई नहीं। संगठन का प्रबंध में वही महत्व है जो मानव शरीर में रिक्त स्थान का होता है। अब किस में होता है? क्वेश्चन 41 पे बात कर रहा हूं मैं, सॉल्व कर लिया होगा आपने। तो देखिए हड्डियों में। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, शोधन क्षमता अनुपात संस्था के रिक्त स्थान की जानकारी प्रदान करता है, ऋण देयता की, शोधन क्षमता की, शोधन मूल्य की, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 42, शोधन क्षमता अनुपात संस्था की रिक्त स्थान की जानकारी प्रदान करता है। किस प्रकार की शोधन क्षमता अनुपात जानकारी प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है शोधन क्षमता की। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। 43 पे बात कर रहा हूँ, विदेशी व्यापार के कौन कौन से रूप होते हैं? आयात व्यापार होता है, निर्यात होता है, पुनर्निर्यात व्यापार होता है, या उपरोक्त सभी। विदेशी व्यापार के कौन कौन से रूप हैं? क्वेश्चन नंबर 43 में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो देखिए जो विदेशी व्यापार के रूप होते हैं ये सभी होते हैं, आयात करो, आप निर्यात करो, या पुनर्निर्यात करो, ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे बात कर रहा हूँ 44 पे। एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वोत्तम है, कथन किसका है? एफ.डब्ल्यू. टेलर का है, किम्बाल एवं किम्बाल का है, हेने का है, विलियम आर बेसेंट का है। इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले तो लगाएंगे आईएमपी। क्वेश्चन 44 है, एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वोत्तम है, कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 44 पे बात कर रहा हूं। तो विलियम आर बेटेन का यह कथन है, विलियम आर बेटेन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 पे बात कर रहा हूं मैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि समानार्थक शब्द हैं। आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि की तुलना में अधिक संकीर्ण अर्थ वाला शब्द है। आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि की तुलना में अधिक विस्तृत अर्थ वाला शब्द है। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो सही है वो बताना है। क्वेश्चन 45 पे बात कर रहा हूं। तो देखिए आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की तुलना में अधिक विस्तृत अर्थ वाला शब्द है, ये करेक्ट है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आप अगर आंसर ना दे पाए तो आप क्या करें, वीडियो को रोक लिया करें मेरे आंसर बताने से पहले। निम्नलिखित में से प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे आईएमपी। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, जितने भी क्वेश्चन आईएमपी बोल रहा हूँ जरूर नोट कर लेना आप। डेल योडर, हेनरी फेयोल,
एडवर्ड बी फिलिप्पो, जी स्टेफ थॉमस। प्रिंसिपल ऑफ पर्सोनेल मैनेजमेंट के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, एडवर्ड बी फिलिप्पो इसका आंसर है। प्रिंसिपल ऑफ पर्सोनेल मैनेजमेंट के लेखक एडवर्ड बी फिलिप्पो हैं। अब 47 पे बात कर रहा हूँ आपसे, आपको क्या करना है, इन कथनों पर क्या करना है, विचार करना है कि जो अवमूल्यन होता है उसका परिणाम होता है आयात की घरेलू कीमतों में वृद्धि, निर्यात की घरेलू कीमत में वृद्धि, निर्यात और आयात की घरेलू कीमतों में वृद्धि, निर्यात और की विदेशी कीमतों में कमी। अवमूल्यन जो होता है इसका क्या परिणाम होता है? उपरोक्त कथन के आपको देखिए चारों विकल्प हैं, ए बी सी डी, और फिर आपको कौन कौन से जो करेक्ट लगता है, जैसे 1 2 3 सही लगता है आपको, या आपको लगता है 1 सही है और 2 सही है तो बी ऑप्शन हो जाएगा, आपको लगता है 2 3 4 ठीक है तो सी हो जाएगा, और आपको लगता है भैया पहला ठीक था और चौथा ठीक है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अवमूल्यन का परिणाम होता है क्वेश्चन नंबर 43 पे मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए जो अवमूल्यन इसका जो सही उत्तर होगा, एक तो आयात की घरेलू कीमत में वृद्धि, जो भी आयात होता है उसकी घरेलू कीमत में वृद्धि हो जाती है, एक तो ये हो जाता है इसका, और एक हो जाता है निर्यात की विदेशी कीमतों में कमी। तो मतलब इसका जो फर्स्ट वाला सही है, आयात की घरेलू कीमतों में वृद्धि और निर्यात की विदेशी कीमतों में कमी, ये हो जाता है। तो फिर 1 और 4 किस में, 1 और 4 डी में है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48 पे। हेनरी फ्यूएल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए जिन 2 बातों पर बल दिया है वे क्या है? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। उनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों की सूची अंतिम नहीं है, प्रबंध के क्षेत्र में कोई भी बात बेलोच नहीं होती, आपको लगता है और दोनों सही है, या आपको लगता है इनमें से कोई भी नहीं। हेनरी फ्यूएल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए हैं? 14 सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने किन 2 बातों पर सबसे ज्यादा बल दिया है? क्वेश्चन नंबर 48 पे बात कर रहा हूँ। तो उनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों की सूची अंतिम नहीं है, बिल्कुल सही है। प्रबंध के क्षेत्र में कोई भी बात बेलोच नहीं होती, तो जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। प्रबंध के से तात्पर्य पूर्वानुमान लगाना तथा योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना एवं नियंत्रण करना। यह कथन है कुटज एवं ओडोनल का, हेनरी फ्यूएल का, एफ.डब्ल्यू. टेलर का, पीटर एफ. डगर का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए जो प्रबंध से तात्पर्य पूर्वानुमान लगाना है, योजना बनाना है, संगठित करना है, आदेश देना है, समन्वय करना है, नियंत्रण करना है, ये कथन किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 49 पे बात कर रहा हूं, तो इसका सही उत्तर है हेनरी फ्यूएल। आईएमपी मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। 50 नंबर के क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूं आपसे। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का उपयोग किसके उपकरण के रूप में किया जाता है? देखिए जो रेपो रेट क्या होती है और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, इस पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ और आपने को पता भी होगा इसका कॉन्सेप्ट, तो अब आप इसका सही उत्तर जरूर दे देंगे, मुझे विश्वास है। ऋण नियंत्रण में, निपटारा पद्धति में, करेंसी प्रबंधन में, तरलता नियंत्रण में, इसमें मैं आपको वीडियो सभी स्टूडेंट को मिल गया है। जिन स्टूडेंट को नहीं मिला है उनको भी जल्द ही मिल जाएगा। ये जिन लोगों ने भी कॉम्बो क्लास बाय की है उनके लिए है। ठीक है, तो वहाँ ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, मार्जिनल रेट क्या होती है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। तो देखिए जो भी स्टूडेंट ने बाय नहीं किया आप क्या करें, इसे एक बार पढ़ लेना, ये पूछे जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट का उपयोग किसके उपकरण के रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है तरलता नियंत्रण में। तो यहाँ तक था आपका मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे आपके अगले पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 51 पे बात कर रहा हूँ। खुदरा रोकड़ भाई पेटी केस बुक में शेष है, एक संपत्ति है, एक व्यय है, एक लाभ है, एक हानि है। जो पेटी केस बुक होती है इस पे मेरा वीडियो भी बना हुआ है, आपने देखा होगा। खुदरा रोकड़ भाई जो पेटी केस बुक में शेष है, क्या होता है पेटी केस